नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। गांधी मैदान में आज संकल्प रैली हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, तमाम नेताओं ने शिरकत किया। ये जो रैली है इसमें क्या कुछ खास रहा, हमारे साथ बात करने के लिए अमित हैं जो हमारे सहयोगी हैं। क्या कुछ अमित जी खास रहा इस रैली में? देखिए, रैली एक शुरुआत थी, मतलब एनडीए की एक शुरुआत थी, बिहार से ही नहीं। अगर इसको आप दूसरे तरीके से लें तो जब भी चुनाव होता है, खास करके लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव की एक शुरुआत, एक मोमेंटम कोई भी पार्टी पटना से लेना चाहती है। आपको याद होगा कि 2013 में जब हुंकार रैली हुई थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो उस समय भी उनकी शुरुआत पटना के गांधी मैदान में और हुंकार रैली से हुई थी। और यहाँ कुछ घटनाएं भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ आई थी वो भीड़ एक पैमाना बनी थी उनकी सफलता का, और वहीं से उनकी जीत हुई थी। एक जीत का एक मोमेंटम बन गया था और जीत वहीं से हुई। और यही हुआ, परिणाम हुआ कि पहली बार बिहार में एनडीए विदाउट नीतीश कुमार 31 सीट जीत के आई थी, जो कि कोई अकल्पनीय लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ। इस बार जो रैली हुई, यही उम्मीद लोग कर रहे थे कि एयर स्ट्राइक के बाद जो माहौल बना है, जो एक युद्धोन्माद की स्थिति है, इसमें लग रहा था कि ये एनडीए की रैली में लगभग 3-4-5 लाख लोग आएंगे, एक बड़ी रैली साबित होगी। लेकिन जो रैली हुई है वो हुंकार रैली के ही, उनकी ही रैली के पैमाने से अगर देखा जाए तो बहुत ही कमजोर रैली साबित हुई है। उस पैमाने पर ही वो बहुत फीकी रैली साबित हुई है। जब पटना आपने बताया कि कोई भी रैली हो तो पटना हमेशा से केंद्र रहा है। अभी 2019 इलेक्शन भी आ रहा है, इससे पहले आपने हुंकार रैली की बात की, तो आखिर पटना ही केंद्र क्यों रहा जो तमाम रैली रहा? ये स्टार्ट बिहार से ही क्यों? देखिए, इसकी एक वजह है कि यूपी और बिहार केंद्र रहा है देश की राजनीति का। जो यूपी और बिहार जीतता रहा है, अमूमन बहुमत की सरकार उसी की बनती रही है। चाहे 84 में राजीव गांधी की अपार बहुमत के साथ सरकार बनी हो, या 89 में बीपी सिंह की सरकार बनी हो, तो उसमें बड़ा योगदान बिहार का रहा है। बिहार ने एक तरफा परिणाम दिया। या 77 में जनता लहर हुई, इंदिरा गांधी हार गई, तो उसमें एक बड़ा योगदान बिहार का रहा। 40 की 40 सीटें, उस समय 54 सीटें थी, बिहार झारखंड एक था, 54 की 54 सीटें गई थी, मतलब जनता पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। 84 में भी यही हुआ था कि मतलब 53 सीटें कांग्रेस जीती थी। यही स्थिति 91 और 90 में हुआ, 89 में हुआ कि कांग्रेस की स्थिति बहुत पतली हो गई थी। तो यह एक पैमाना रहा है कि बिहार में जिसे सफलता मिलती रही है वही देश में सरकार बनाता रहा है। अपवाद के स्वरूप सिर्फ 2009 का चुनाव है जिसमें एनडीए बिहार जीती, लेकिन देश में सरकार कांग्रेस की बनी थी। अच्छा, आपने एक बात बताई हमें कि हुंकार रैली जो थी उनकी अपेक्षा में ये जो रैली आज की, ये उसके हिसाब से फ्लॉप जाती दिख रही है। जबकि जो नीतीश कुमार मुखिया हैं, सुशील कुमार मोदी हैं, साथ में रामविलास पासवान भी थे। फ्लॉप राजनीतिक भाषा है। हम एक पत्रकारिता की भाषा में इसे फीकी रैली कहेंगे। उनकी ही रैली के मानदंड पर यह फीकी रैली। तो क्या कारण रह गया, जबकि नरेंद्र मोदी अभी एयर स्ट्राइक के बाद से बिहार में पहली रैली? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या कि हम लोग पहले से देख रहे थे कि उत्साह की बहुत कमी थी, कोई उत्साह दिख नहीं रहा था पहले से ही। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में अब एक सेकेंड प्लेयर हो गई है बीजेपी। पहले फर्स्ट प्लेयर थी, मतलब इस चुनाव से पहले वो फर्स्ट प्लेयर थी अपन एनडीए में, लेकिन अब कैप्टनसी नीतीश कुमार के हाथ में बिहार में। ये उपकप्तान हो गए हैं बीजेपी के लोग। तो लेकिन इससे लीड लेना चाह रहे थे, एयर स्ट्राइक के बाद एक माहौल बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें कमजोर साबित हुए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2014 में एक बीजेपी के बारे में एक सामान्य समझ यह रही है कि वह बनिया की पार्टी है, सामाजिक समीकरण के अनुसार बनिया और सवर्ण की पार्टी रही है। लेकिन 2014 में बीजेपी ने दूसरे सामाजिक वर्ग में प्रवेश किया, खास करके दलितों में, अति पिछड़ों में, नॉन यादव पिछड़ों में उसने एक अपनी जगह बनाई। जो कि इस बार लग रहा है कि भीड़ जो नहीं आई उसमें एक संकेतक यह भी है कि सिर्फ वैश्य और सवर्ण के बूते आप इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। जब तक कि गरीब नहीं आएगा कोई राजनीतिक, मतलब पिछड़ा वर्ग जो है उनका वो उसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ न कुछ इस
मतलब इस फॉर्मेशन के प्रति कुछ कुंठा है और वो लोग नहीं आए, इसकी एक बड़ी वजह हुआ भी हो सकती है। दूसरा है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में तीन रैलियों को पैमाना माना जाता था। मतलब एक स्वाभिमान रैली, एक हुंकार रैली जो 2013 में हुई, एक स्वाभिमान रैली जो 2015 में हुई, और एक 2017 में लालू प्रसाद की रैली हुई जिसे भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली कहा जाता है। ये तीन रैलियां एक बड़ी रैली मानी गई थी। उसके बाद हाल के वर्षों में अभी जो रैलियां हुई है इस साल, उसमें कांग्रेस से इस रैली को मतलब हम लोग तुलना करते थे कि कांग्रेस से बहुत बड़ी रैली होगी, क्योंकि कांग्रेस अकेले पार्टी एक रैली कर रही थी। यहाँ तीन पार्टियां थी और बड़ी पार्टी थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसको लोग दावा यह भी करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बीजेपी थी। उसके बहुत पराक्रमी प्रधानमंत्री थे, बिहार के सुशासन बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी एक पार्टी थी जदयू, वो भी थी। और तीसरा लोजपा की अपनी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन उसका एक सामाजिक वर्ग है जिसको पासवान जाति कहते हैं, जो पासवान जाति उनके पीछे लामबंद रहती है। तो इस लिहाज से माना जा रहा था कि दो सरकार, तीन बड़ी पार्टी, एक बड़ी रैली होगी। कांग्रेस बिहार में पिछले कई वर्षों से वह चौथे पांचवें नंबर की पार्टी मानी जाती थी, तो इसलिए इस लिहाज से माना जाता था कि कई गुना। लेकिन हालात यह दिखे कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा बेहतर रैली नहीं हुई, लगभग 19-20 कहा जाए। हाँ, लगभग 19-20 की स्थिति रही। तो इस लिहाज से कांग्रेस की रैली को ही ज्यादा सफल माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पराक्रम और संसाधन के लेवल पर वो पीछे पड़ती है। मतलब कांग्रेस को कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अकेले दम पे इतनी भीड़ जुटा पाए। तो 19-20 का फासला रहा आज की रैली और जो जन आकांक्षा रैली थी। तो अभी क्या कुछ बदलेगा? अब 2019 आ गया है, ये रैली पहली रैली हो गई 2019 की। एक सबसे बड़ी बात है कि इस रैली से यह संकेत जरूर जा रहा है कि बीजेपी निश्चित रूप से सामाजिक तौर पर, जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ रही है। यह नहीं कहा जा सकता, अभी यह कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा कि बीजेपी ग्राउंड लूज कर गई है, हारने जा रही। यह कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी चुनाव होने में, पूरा चुनाव अभियान चलने में, उम्मीदवारी बंटने में, गठबंधन में कौन सीट किसके खाते में जाता है, ये सब तय होने में बहुत समय है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो पिछली बार उनका जो उनकी जो स्थिति थी वो कमजोर पड़ रही है। बिहार के अंदर नहीं, इसको पैमाना आप देश के रूप में मानिएगा। कोई बिहार अलग टापू नहीं है इस देश का। बिहार इसी देश का एक हिस्सा है। 2009 के चुनाव परिणाम के अलावे बिहार देश में जो चुनाव परिणाम होता रहा है, उसी के अनुरूप बिहार में भी चुनाव परिणाम आते ही रहे हैं। अच्छा, आपने बताया ये कि फीकी रही रैली, तो ये विपक्ष जो है महागठबंधन लगातार कह रहा था कि फ्लॉप हो गई रैली। किसी भी नेता कोई भी विपक्ष का नेता किसी भी अगर बहुत सफल भी रैली होगी तो कोई यह नहीं कहेगा कि बहुत सफल रैली है, ये रैली इतनी सफल हो गई है कि हम लोग अपनी राजनीतिक विषाद समेट के घर बैठ जाएंगे। सब सफल भी होती तो वो लोग सुपर फ्लॉप ही होते कहते। लेकिन अगर आप समीक्षक हैं, अगर समीक्षा करते हैं तो रैली निश्चित रूप से फीकी रही है, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कद के अनुसार तो बिल्कुल फीकी रही है। एक सुबह में एक सवाल हमेशा लगातार आ रहा था कि शहीद जवान हमारा बिहार पहुंचता है, बिहार का, उनसे मिलने के लिए कोई नेता नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार भी नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी पटना ही पहुंचते हैं, और वो जो शहीद जवान की बॉडी पटना में आकर के रखी रहती है एयरपोर्ट पे, लेकिन कोई पहुंचता नहीं है वहां पे। वो तो निश्चित रूप से वो बहुत गलत हुआ है। बिहार की सरकार के मंत्री को जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। बिहार अभी जो स्थिति है पूरे देश में, जो एक माहौल है, लोगों की जो जनभावना है, उसका ख्याल रखते हुए निश्चित रूप से इन लोगों को जाना चाहिए था। लेकिन उन लोगों में से कोई गए नहीं। यह एक भूल भी कह सकते हैं, लेकिन गलती तो बहुत बड़ी गलती है। अभी जो माहौल है उसमें तो खास करके जाना चाहिए। और ऐसे भी एक सामान्य परंपरा रही है कि कोई भी शहीद आता है तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित रहते हैं। जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री रहें, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री रहें। हर जगह मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज्य सरकार का कोई न कोई, मंत्रिमंडल का कोई न कोई सदस्य वहां मौजूद रहना चाहिए था। यह बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन इसमें आप अगर गौर करें तो कोई नहीं गया,
सवाल तेजस्वी उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की पार्टी के भी कोई लोग नहीं थे, खुद तेजस्वी यादव भी नहीं थे। यह तेजस्वी पर भी सवाल है, वो भी नेता विपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको भी तो रहना चाहिए था। जो चौथे पांचवें नंबर की बिहार में जो पार्टी है उसका एक प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद थे, मदन मोहन झा, उसके अलावा कोई नहीं थे। एक हम पार्टी के नेता महाचंद्र सिंह नजर आ रहे थे, बाकी कोई नहीं दिखा। तो सवाल तो तमाम सभी राजनीतिक जमात पर है। हाँ, ये जिम्मेदारी क्योंकि सत्ता है, सरकार में आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी पहली आपकी बनती है। जनता के सम्मान का ख्याल रखना, शहीदों के सम्मान का ख्याल रखना, जनता की सेवा और जनता को सेवा सुनिश्चित करना, ये राज्य सरकार का दायित्व है। लेकिन अगर इस पैमाने पर देखा जाए तो पूरी राजनीतिक जमात आज विफल रही है पिंटू सिंह को सम्मान देने में। एक आखिरी सवाल की, जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा तो उसमें क्रक्स क्या रहा, क्या मैसेज गया देश में या बिहार के लिए, क्या कुछ खास रहा? प्रधानमंत्री एक ही तरह की भाषा लगातार बोलते हैं, उनके लिए कुछ अलग नहीं है कहने को। वो अपनी सफलताओं से अधिक एयर स्ट्राइक की चर्चा घुमा फिरा के करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि यहाँ विपक्ष जो बोलता है वो पाकिस्तान में उस पर तालियां बजती है। जब एक तरफ आपके दुश्मन राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपने विपक्ष को कहता है, सबसे पहले कहता है कि मैं अपने विपक्ष को सम्मान देता हूं, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वह इस कठिनाई की बेला में, इस घड़ी में हमारे साथ रहे। और बिहार देश का प्रधानमंत्री विपक्ष पर यह आरोप लगाए कि ऐसी भाषा बोलते हैं कि जो पाकिस्तान में तालियां बजती है, तो वो शोभा नहीं देता उनके पद के अनुसार। और देश में जो अगर एकजुट स्वर हो इस मसले पर, उसके अनुसार यह शोभा नहीं देता है। और उनके लिए कहने के लिए इसलिए कुछ नहीं था कि वो 2013-14 में जो नरेंद्र मोदी बोलते थे और आज के जो नरेंद्र मोदी हैं, उन दोनों के का तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो आपको लगेगा कि वो अपने वादे को नहीं पूरे कर सके, इसलिए कुछ नई बातें, कुछ अलग तरह की बातें, कुछ विवादास्पद बातें ही कह के वो निकल जा रहे हैं। मतलब कुछ खास नहीं रहा बिहार के लिए भी, जो बातें लगातार वो पूरे के पूरे देश में करते आ रहे हैं, वही बात हर जगह को अभी, क्योंकि आचार संहिता नहीं लागू हुई है, चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, तो बिहार के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते थे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों उस मंच पर विराजमान थे, कुछ नई बातें कर सकते थे। इस मामले में वो विफल। तो विशेष राज्य का दर्जा का बात कह रहे थे, तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि जब आप दोनों आ ही रहे एक मंच पे, तो फिर एक बार नीतीश कुमार से आप विशेष राज्य के पैकेज की मांग क्यों नहीं? तो वो तो नीतिगत विशेष पैकेज तो इन लोगों ने घोषणा कर रखी है, वो कितना लागू हुआ है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन विशेष राज्य का जो दर्जे का मसला है, तो विशेष राज्य के दर्जे पर तो मोदी सरकार ने नीतिगत फैसला कर लिया है कि विशेष राज्य का दर्जा किसी को नहीं देना है, तो बिहार को कैसे मिलेगा? सवाल ही गलत है। इसको लेकर के तो टीडीपी अलग भी हो गई, जिसको मतलब रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था आंध्रा का, जिसमें अलग एक आंध्र राज्य बना और एक तेलंगाना राज्य बना, तो उसमें मेंशन था कि 5 वर्ष के लिए आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन उन्होंने 5 वर्ष नहीं, इन्होंने तो घोषणा किया था कि 10 वर्ष का देंगे। लेकिन जब सरकार आई तो उन्होंने कह दिया कि नीतिगत रूप से किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो जब आंध्रा को नहीं दिया जाएगा तो बिहार को कैसे मिल सकता है? इसलिए विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने जब नीतिगत फैसला कर लिया तो अब संभव ही नहीं है अभी मिलना। तो बहरहाल तो सुना आपने कि समीक्षा के आधार पर हमें बताया हमारे सहयोगी ने, अगर समीक्षा के आधार पर देखा जाए तो हुंकार रैली से इन कंपैरिजन आज की जो रैली थी संकल्प रैली, ये फीकी पड़ती दिख रही है। जबकि तमाम बड़े नेता मौजूद थे, नीतीश कुमार खुद थे जो बिहार प्रदेश के मुखिया हैं, साथ में रामविलास पासवान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे गांधी मैदान। रैली की मगर फीकी साबित हो रही है। अब 2019 का चुनाव नजदीक है, इसे आधार माना जाए इस रैली को आज के, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिख रही है एनडीए बिहार में। आप बने रहिए हेडलाइंस बिहार के साथ। कैमरा पर्सन राज तिलक के साथ मैं तनवीर आलम, हेडलाइंस इंडिया। ओह शिट।